दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी द ताला देस मैन ईटर। और ये कहानी सर जिम कॉर्बेट ने लिखी थी। और इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा किस तरह सर जिम कॉर्बेट अपने साथियों के साथ आदमखोर की तलाश में निकल पड़े। और वे एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां लोग बड़े उम्मीद से आस लगाए बैठे थे कि जिम कॉर्बेट उस बाघ को मारेंगे। उन्हें आश्वासन देने के बाद वे वापस लौटे यह बोलकर कि वे जल्द ही वापस आएंगे इस गांव में। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी हमने सुनी है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। 4 मील तक वेस्ट जाने के बाद फॉरेस्ट रोड नॉर्थ की तरफ मुड़ गई और एक वैली के हेड को क्रॉस करने लगी। वैली में एक क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम बह रही थी जो मेरे लेफ्ट में ऊपर वाले हिल के डेंस ओक फॉरेस्ट से निकल रही थी। स्टेपिंग स्टोन्स पर स्ट्रीम क्रॉस करने के बाद एक छोटी सी चढ़ाई चढ़कर मैं एक खुले मैदान में आया जिसके दूसरे साइड एक गांव था। गांव से कुछ लड़कियां स्ट्रीम की तरफ जा रही थी। उन्होंने मुझे देखा और एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगी, साहिब आ गए, साहिब आ गए। यह आवाज घर घर से आती गई और गांव पहुंचने से पहले ही मैं एक्साइटेड लोगों के झुंड से घिर गया था जिसमें आदमी, औरतें और बच्चे सब शामिल थे। हेडमैन यानी गांव के मुखिया से मुझे पता चला कि गांव का नाम ताला कोट था। उसने कहा कि एक पटवारी 5 अप्रैल को चंपावत से आया था मुझसे मिलने और सबको बताने के लिए कि एक साहब नैनीताल से आ रहे हैं मैन ईटर को मारने। पटवारी के आते ही गांव की एक औरत को मैन ईटर ने मार दिया था और डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा के ऑर्डर्स के मुताबिक उसका शिकार डिस्टर्ब नहीं किया गया था। मेरे आने से पहले कुछ लोग उस शिकार को देखने गए थे और अगर कुछ बचा हो तो मेरे लिए मचान बनाने के लिए। जब हेडमैन ये सब बता रहा था 30 लोगों का ग्रुप वहां वापस आया। उन्होंने बताया कि सिर्फ औरत के दांत मिले हैं, कपड़े भी गायब थे। जब मैं शिकार की जगह के बारे में पूछा, एक 17 साल का लड़का बोला कि अगर मैं उसके साथ जाऊं तो वह दिखा देगा जहां उसकी माँ को मारा गया था। उस लड़के के साथ और लोग मेरे साथ चले और गांव के दूसरे साइड एक नैरो सैडल पर गए जो 2 पहाड़ों को जोड़ता था। वहां से वह लड़का एक झाड़ी की तरफ इशारा करके बोला कि उसकी माँ को वहां घास काटते वक्त मारा गया था। फिर एक ओक ट्री की तरफ इशारा करके बोला कि वहां उसकी माँ के रिमेन्स मिले थे। टाइगर को ना उसने ना किसी और ने देखा या सुना था, पर जब वो लोग वापस आ रहे थे तो उन्होंने लंगूर की आवाज सुनी थी। लंगूर के अलार्म कॉल सुनकर मुझे लगा कि शायद टाइगर पास ही था और लोगों से डिस्टर्ब होके चला गया होगा। जब मैं इस पॉइंट पर सोच ही रहा था तब पटवारी जो अपना खाना खाने गया था मेरे पास आया। उससे पूछा कि 2 यंग बफेलोज जो मैंने बाइनेस से मांगी थी उनका क्या हुआ। पटवारी ने बताया कि वो चंपावत से उन्हें लेके निकला था और 10 मील दूर एक गांव में छोड़ दिया जहां 4 अप्रैल को मैन ईटर ने एक लड़के को मार दिया था। वहां कोई नहीं था मैन ईटर को डील करने के लिए, इसलिए बॉडी वापस ले आए थे और रिपोर्ट चंपावत भेजी थी और वहां से टनकपुर टेलीग्राफ किया गया था मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए। उसने बॉडी के अंतिम संस्कार करने का ऑर्डर दिया था। मेरे आदमी अभी तक उस हैमलेट से नहीं आए थे जहां हम रात को ठहरे थे। तो हेडमैन को नदी के पास खुले मैदान में मेरा टेंट लगाने का इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैंने सोचा कि नीचे जाके देखता हूँ जहाँ टाइगर ने अपना शिकार खाया था, ताकि पता लगा सकूं कि मैन ईटर मेल है या फीमेल, और अगर फीमेल है तो उसके कोई बच्चे हैं या नहीं। कुमाऊं का यही हिस्सा मुझे पहले से नहीं पता था और जब मैंने हेडमैन से पूछा कि वैली में नीचे उतरने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है, तो वह लड़का जिसे मैंने पहले उसकी माँ की मौत की जगह दिखाते हुए देखा था आगे आया और बड़े उत्साह से बोला, मैं आपके साथ चलूंगा साहब और आपको रास्ता दिखाऊंगा। जो लोग एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां आदमखोर का खतरा होता है, उनका साहस और भरोसा जो वे अजनबी लोगों पर करते हैं हमेशा मुझे हैरान करता है। वो लड़का जिसका नाम डूंगर सिंह था उस साहस और भरोसे का एक और एग्जाम्पल था। सालों से डूंगर सिंह मैन ईटर के डर में जी रहा था और सिर्फ 1 घंटे पहले उसने अपनी माँ के रिमेन्स को देखा था और फिर भी अकेला और बिना हथियार के वो एक बिल्कुल अजनबी के साथ उस एरिया में जाने को तैयार था
जहां शायद उसकी माँ का कातिल छुपा हुआ था। सच है, उसने हाल ही में उस एरिया का दौरा किया था, लेकिन तब उसके साथ उसके 30 दोस्त थे और ज्यादा लोगों में सेफ्टी थी। सडन से नीचे उस खड़ी पहाड़ी पर कोई रास्ता नहीं था, तो दंगर सिंह मुझे गांव के रास्ते से वापस ले गया, जहां एक गोट ट्रैक था। जब हम नीचे जा रहे थे, मैंने उसे कहा कि मेरी सुनने की शक्ति कमजोर है, अगर उसे मुझे कोई चीज दिखानी हो तो रुककर उस तरफ इशारा करे, और अगर मुझसे बात करनी हो तो मेरे पास आकर मेरे राइट कान में धीरे से बोले। हम लगभग 400 गज चले होंगे जब दुंगर सिंह रुका और पीछे देखा। घूमकर उसी दिशा में देखा तो पटवारी और एक आदमी जो बंदूक लिए हुए था हमें पहाड़ी से नीचे आते दिखा। मुझे लगा उनके पास मेरे लिए कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए उनका इंतजार किया, पर मुझे निराशा हुई जब पटवारी सिर्फ मुझे अपने गन बेरर के साथ कंपनी देने के लिए आया था। ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें परमिशन दी, क्योंकि ना तो पटवार और ना ही उसका गन बेरर, जिन्होंने भारी बूट्स पहने थे, जंगल में बिना शोर किए चल सकते थे। हम घने जंगल में 400 गज और गए थे जब हम एक छोटे से खुले मैदान में आए। यहाँ गोट ट्रैक 2 हिस्सों में बंट गया था। एक रास्ता बाएं तरफ एक गहरे घाटी की ओर जा रहा था और दूसरा पहाड़ी की दाएं तरफ। दुंगर सिंह रुका और घाटी की तरफ इशारा करके धीरे से बोला कि वहीं नीचे बाघ ने उसकी माँ को खाया था। मैं नहीं चाहता था कि वह जगह जहाँ मैं पग मार्क्स देखना चाहता था वह आदमियों से डिस्टर्ब हो, इसीलिए मैंने दुंगर सिंह को कहा कि वो और दोनों आदमी यही खुले मैदान में रुके, जबकि मैं अकेला घाटी में नीचे जाऊंगा। जैसे ही मैं बोलना बंद किया, दुंगर सिंह अचानक घुमा और पहाड़ी की तरफ देखने लगा। जब मैंने भी उसी दिशा में देखा तो मैं देखा लोगों की एक भीड़ पहाड़ी के सडल पर खड़ी थी, जहां थोड़ी देर पहले मैं खड़ा था। दुंगर सिंह ने एक हाथ से हमें शांत रहने का इशारा किया और दूसरे हाथ से अपने कान को ढककर ध्यान से सुनते हुए सर हिला रहा था। फिर आखिरी बार सर हिलाकर उसने मुझसे कहा, मेरे भाई ने आपसे बोलने को कहा है कि नीचे वीरान फील्ड में कुछ लाल रंग का धूप में पड़ा हुआ था। एक वीरान फील्ड वो होता है जहां अब कल्टीवेशन नहीं होता है, और हमारे नीचे ऐसे ही एक खेत में कुछ लाल चीज धूप में पड़ी थी। शायद वो लाल चीज सिर्फ सूखा ब्रैकन फर्न थी या एक काकर या छोटा सांबर, पर यह भी हो सकता है कि वह एक बाघ हो। खैर, मैं ये मौका खोना नहीं चाहता था जो शायद ऊपर वाले ने दिया हो। तो अपनी बंदूक दुंगर सिंह को देते हुए मैंने पटवारी और उसके आदमी को दोनों को बाजू से पकड़कर एक पेड़ के पास ले गया। पटवारी की बंदूक को उतारकर एक झाड़ी के नीचे रख दिया और दोनों आदमियों को पेड़ पर चढ़ने को कहा और कहा कि अगर वो शांत नहीं रहे तो उनकी जान खतरे में है। मुझे नहीं लगता कि कभी किसी 2 आदमियों ने इतनी खुशी से पेड़ पर चढ़ा होगा, और वो लोग उतना ऊंचा चढ़ गए जितना उनके लिए सेफ था और ब्रांचेस को जोर से पकड़ लिया। यह साफ था कि गांव से मेरे साथ आने के बाद उनकी मैन ईटिंग हंटिंग के बारे में सोच बिल्कुल बदल गई थी। राइट साइड का गोट ट्रैक एक ट्रेस्ट फील्ड तक ले जाता था जो बहुत टाइम से अनकल्टिवेटेड थी और उस पर घने ओल्ड ग्रास उग रहे थे। यह फील्ड लगभग 100 गज लंबा था। 50 गज तक फील्ड से सीधे था और फिर लेफ्ट की तरफ मुड़ता था। जब दुंगर सिंह ने देखा कि मैं इसे देख रहा हूँ, उसने कहा कि दूसरे एंड से हम उस वीरान फील्ड को देख सकेंगे जहाँ उसके भाई ने रेड ऑब्जेक्ट देखा था। झुककर और फील्ड के इनर एज पर रहते हुए हम क्रॉल करते हुए दूसरे एंड तक पहुंचे। वहां हम लेट गए, हाथ और घुटनों पर क्रॉल करके फील्ड के एज तक पहुंचे। घास को साइड किया और नीचे देखा। नीचे एक छोटी वैली थी जिसके दूसरे साइड पर एक स्टीप ग्रासी स्लोप था जो ओक सैपलिंग से घिरा था। सैपलिंग्स के बाद एक घाटी थी जहां मैन ईटर ने दुंगर सिंह की मां को खाया था। ग्रासी स्लोप लगभग 30 गज वाइड थे और नीचे एक रॉक क्लिफ था जो ट्रीज के हाइट से लगभग 80 से 100 फीट हाई लगता था। स्लोप के पास एक ट्रेस्ट फील्ड था, 100 यार्ड्स लंबा और कुछ 10 यार्ड्स चौड़ा। फील्ड के एक छोटे पैच पर एमरल्ड ग्रीन ग्रास थी। बाकी फील्ड पर घना एरोमेटिक वीड था जो 4-5 फीट टॉल होता है और इसके लीव्स क्राइजेंथेमम जैसे होते हैं जिनके अंडर साइड व्हाइट होता है। ब्रिलियंट सनलाइट में ग्रास के पैच पर और लगभग 10 फीट दूर
दो टाइगर्स थे। जो पास वाला टाइगर था उसका पीठ हमारी तरफ और सर पहाड़ की तरफ था, और जो दूसरा टाइगर था उसका पेट हमारी तरफ और पूंछ पहाड़ी की तरफ था। दोनों गहरी नींद में थे। पास वाले टाइगर पर शॉट मारना आसान था, लेकिन मुझे डर था कि गोली की आवाज सुनते ही दूसरा टाइगर सीधे पहाड़ी से नीचे घने जंगल में चला जाएगा। अगर मैंने पहले दूसरे वाले टाइगर पर शॉट मारा तो आवाज सुनते ही पहला टाइगर पहाड़ी की तरफ या मेरी तरफ आ सकता था। तो मैंने पहले दूसरे टाइगर को मारने का फैसला किया। डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 120 गज था और निशाना सीधा था। मैंने ध्यान से निशाना लगाया और गोली चला दी। पहला टाइगर हिला भी नहीं, लेकिन दूसरा एक झटके में जंप करके 5 फुट हाई बैंक ऑफ अर्थ में गिरा, जो फील्ड को एक रेन वाटर चैनल से अलग करता था। फिर मैंने फील्ड में एक बड़ा जानवर देखा, वह भी एक टाइगर ही होगा, पर मैं श्योर नहीं था। मैंने फिर फायरिंग की। मैं निशाना लगा के इंतजार करने लगा और तीसरा टाइगर घास में से दिखने लगा। मैंने उस पर भी शॉट मार दिया। मैंने जानवरों को गोली लगने पर गिरते हुए देखा है और मैंने उन्हें गोली लगने पर मुरझाते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी जानवर को इतना कन्विंसिंगली डेड गिरते नहीं देखा जितना वह टाइगर मेरी गोली से गिरा। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल हिला नहीं और फिर नीचे फिसलने लगा। जैसे जैसे नीचे जा रहा था वैसे वैसे उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। सीधा नीचे और चट्टान के किनारे से कुछ ही फीट दूर एक ओक का सैपलिंग था जो 8 से 10 इंच मोटा था। टाइगर उस पेड़ से टकरा गया और वहीं रुक गया। उसका सिर और आगे के पैर एक तरफ लटक रहे थे और पूंछ और पिछले पैर दूसरी तरफ। राइफल को कंधे पर रखी, उंगली ट्रिगर पे तैयार, मैं वेट करता रहा, लेकिन टाइगर में जरा भी हिलन डुलन नहीं था। मैं खड़ा हो गया और पटवारी को बुलाया जो पेड़ पर बैठा सारी घटना देख रहा था। डूंगर सिंह जो मेरे पास ही छोटी छोटी सांसें ले रहा था। जब मैंने 2 बाघों को सोया हुआ देखा तो मैंने सोचा कि मैन ईटर ने अपने लिए एक साथी ढूंढ लिया है, लेकिन बाद में जब मेरे तीसरे गोली ने तीसरा बाघ भगा दिया तब मुझे पता चला कि मैं एक टाइगरेस और उसके 2 बच्चों से डील कर रहा हूँ। कौन सा इनमें से माँ है और कौन सा बच्चा, यह कहना मुश्किल था क्योंकि तीनों सिमिलर लग रहे थे। ताला देश का मैन ईटर इनमें से एक है, इसमें कोई शक नहीं था, क्योंकि पहाड़ों में बाघ कम होते हैं और ये 3 बाघ उस जगह के पास ही मिले जहाँ एक इंसान को हाल ही में मार के खाया गया था। बच्चों को अपनी माँ के पापों की सजा मिली। ये पक्का है कि जब से उन्होंने दूध छोड़ा तब से उन्होंने अपने माँ की दी हुई ह्यूमन फ्लैश को खाया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जब वो अपनी माँ से दूर चले जाते तो वह भी मैन ईटर बन जाते। खेत के किनारे बैठे हुए मेरे पैर लटक रहे थे और राइफल मेरे घुटनों पर रखी थी। मैंने अपने साथियों को सिगरेट दी और कहा कि हम सिगरेट खत्म करने के बाद उस टाइगर को देखने जाएंगे जो रेड वाटर चैनल में गिरा था। मुझे पूरा यकीन था कि टाइगर मरा हुआ ही मिलेगा। फिर भी कुछ मिनट इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं था, अगर किसी और वजह से नहीं तो बस थोड़ा वक्त खुद की अच्छी किस्मत का जश्न मनाने के लिए। ताला देश पहुंचने की 1 घंटे के अंदर ही बिल्कुल इत्तेफाक से मुझे एक मैन ईटर मिला जिससे पिछले 8 साल से 100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका डरा हुआ था, और मैंने कुछ सेकंड में उस मैन ईटर और उसके 2 बच्चों को मार गिराया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। मेरे आदमी मेरी अच्छी किस्मत को सिर्फ लक नहीं मानते, नाकामी के चांसेस से बचने के लिए उन्होंने नैनीताल के मंदिर के पुराने पुजारी से सलाह ली थी और उसने हमारी तालादेश के सफर के लिए एक शुभ दिन चुना था। मेरी सफलता को अच्छी किस्मत नहीं माना जाएगा, और अगर मैं टाइगर को नहीं मार पाता तो मेरी नाकामी को बुरी किस्मत भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चाहे गोली कितनी भी सही लगी हो उस जानवर को कोई नुकसान नहीं हो सकता जिसका मरने का टाइम नहीं आया। हम चारों खेत के किनारे बैठे अपने सिगरेट ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे जब मैंने देखा कि जो टाइगर ओक के सैपलिंग में गिरा था वो हिलने लगा। टाइगर के बॉडी का ब्लड आगे के हिस्से में जमा हो गया था, जिससे वह हिस्सा टेल के हिस्से से भारी हो गया और अब वो धीरे धीरे सर के बल नीचे फिसल रहा था। जैसे ही टाइगर सैपलिंग से दूर हुआ वह घास वाले ढाल पर फिसल गया और चट्टान के किनारे से नीचे गिर गया। जैसे ही वह हवा में गिर रहा था मैंने तुरंत बंदूक उठाई और गोली चला दी। मैंने ये गोली एकदम से अपनी खुशी जताने के लिए चलाई जो ताला देश में मेरे मिशन के सक्सेस पर थी। चाहे मैंने गिरे हुए टाइगर को मारा हो या नहीं ये जरूरी नहीं था, पर जो जरूरी था
वो ये कि अब गांव के लोगों को कैरी करने के लिए ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। मेरी सिगरेट खत्म हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा कि वो वहीं बैठे रहे जब मैं नीचे जाकर रेन वाटर चैनल टाइगर को देख आता हूँ। पहाड़ी बहुत सीधी थी और मैं कुछ 50 फीट नीचे उतर गया था जब डूंगर सिंह बहुत घबराते हुए चिल्लाया, देखो साहब देखो, वहां जा रहा है टाइगर। मैं बैठ गया और अपनी बंदूक उठाई कि शायद टाइगर हमला करने वाला है। मेरी तैयारी देखकर लड़का बोला, यहाँ नहीं, वहां साहब वहां। मैंने अपना सिर घुमाया और डूंगर सिंह की तरफ देखा जो मेन वैली की तरफ इशारा कर रहा था जहां उसकी माँ को मारा गया था। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा, फिर मैंने देखा एक टाइगर सीधे सीधे चल रहा था और एक रिज की तरफ जा रहा था जो मेन हिल से निकली थी। टाइगर बहुत लंगड़ा रहा था और सिर्फ 3 या 4 कदम एक साथ चल पा रहा था और उसके दाएं कंधे पर एक बड़ा खून का धब्बा था। खून का धब्बा से पता चला कि ये वही टाइगर था जो पेड़ों के बीच से निकला था, क्योंकि जो टाइगर बारिश के पानी से नाली में गिरा था उसके लेफ्ट शोल्डर पर गोली लगी थी। पर क्या वही वह मैन ईटर था जिससे मैंने गोली मारी थी? जानेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।